वर्मा सर के बायोलॉजी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लॉज के बारे में जानेंगे, यानी मेंडल ने जिन लॉज को प्रस्तावित किया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो बेसिकली हम इन तीनों लॉज के बारे में जानेंगे। उन्होंने 3 मुख्य लॉज दिए थे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये तीनों बेसिकली ऐसे इंपॉर्टेंट लॉज हैं जो मेंडल साहब ने अपने एक्सपेरिमेंट के बाद प्रस्तावित किया था। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग डिटेल में आगे बढ़ेंगे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अंतर्गत उन्होंने यह स्टेट किया, उन्होंने यह बताया कि जब कभी हम 2 जीवों के बीच में क्रॉस या संकरण कराते हैं तो जीव हमें जो उत्पन्न होता है उनमें कुछ लक्षण प्रभावशाली होते हैं एवं कुछ लक्षण अप्रभावशाली होते हैं। कैसे, यह मैंने पिछले वीडियो में मोनोहाइब्रिड के बारे में आपको बताया है, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। इस नियम के अनुसार उन्होंने यह स्टेट किया कि जब कभी हम किसी जीव के बीच में, ये 2 विपरीत लक्षण वाले जीवों के बीच में क्रॉस कराएंगे तो उनके जो संतान उत्पन्न होंगे उनमें दोनों गुण पृथक हो करके नए संतान की उत्पत्ति करेगा। यानी कि प्रभावशाली गुण और अप्रभावशाली गुण दोनों एक साथ आकर एक नए संतान की उत्पत्ति करेंगे। तो यह तभी संभव है जब उनके युग्मक अलग अलग हों। तो युग्मकों के अलग अलग होने का जो नियम है वह है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी पृथक्करण का नियम। इस नियम को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट, क्योंकि इस नियम के अंतर्गत शुद्ध युग्मक जो होते हैं, जिन लक्षणों वाले जो युग्मक होते हैं वह शुद्ध रूप में बिल्कुल स्वतंत्र रूप से, प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखते हैं या वह स्वतंत्र रूप से अलग अलग होते हैं, पृथक होते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं। तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जब किसी जीव में 1 या 2 से अधिक लक्षणों को लेकर जब हम क्रॉस कराते हैं तो जीव जो उत्पन्न होते हैं उन जीवों में जो F2 पीढ़ी होती है यानी दूसरे जेनरेशन के जो संतान होते हैं उनमें सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से नई संतति का निर्माण करता है। यानी आप जानते हैं कि डायहाइब्रिड क्रॉस में जो 16 की संख्या में जो संतति उत्पन्न होते हैं, प्रत्येक संतति प्रत्येक गुणों यानी प्रभावशाली गुण और अप्रभावशाली गुणों को मिलाकर स्वतंत्र रूप से जीवों का निर्माण करती है। आइए सभी लॉज को हम एक बार डिटेल में जानते हैं। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी प्रभाविता का नियम। इस नियम के अंतर्गत जब कभी हम किसी भी 2 विपरीत लक्षण वाले जीव के बीच में क्रॉस कराएंगे तब उनमें केवल एक ही लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। यानी जब 2 लक्षण वाले जीव, 2 लक्षण वाले जीव के बीच संकरण करवाएंगे, संकरण कराया जाता है, तब दोनों लक्षण में से
केवल एक प्रत्यक्ष रूप से दिखता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम प्रभावशाली गुण कहते हैं, जिसे हम प्रभावशाली या प्रभावी गुण या लक्षण कहते हैं, यानी डोमिनेंट कैरेक्टर, डोमिनेंट कैरेक्टर। और दूसरा लक्षण प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई देता। नहीं दिखाई देता, इसे हम अप्रभावी गुण या लक्षण कहेंगे, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, यानी कि जब कभी दो लक्षण वाले जीव, दो लक्षण कैसे हुए, पिछले वीडियो में मैंने आपको मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड दोनों बताया था, फिर मैं इसे डिटेल में बता देती हूँ आपको कि दो लक्षण वाले जीव, तो दो कैसे लक्षण हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम दो लक्षण बोल रहे हैं तो उन दोनों लक्षण में हम दो अलग अलग चीज़ों का लक्षण लेंगे। जैसे मैंने आपको 7 लक्षण बताया था कि मेंडल साहब ने जिन 7 लक्षण को लिया था, उसमें से जो विपरीत लक्षण है, मैं उन लक्षणों के जोड़ों की बात कर रही हूँ। जैसे कुछ टॉल थे और कुछ थे ड्वार्फ। तो यह जो लक्षण है टॉल और ड्वार्फ, यह दो लक्षण वाले जीव, यानी कि दो लक्षण में हमने टॉल के लिए एलिल लिया कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए एलिल लिया स्मॉल टी। तो जब हम देखेंगे कि दो लक्षण वाले जीव, यानी कि कुछ जीव जो हैं वो टॉल है और कुछ जीव जो हैं वो ड्वार्फ हैं, जब इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा, संकरण कराया जाएगा, तो हमें जितने भी संतान मिलेंगे वो टॉल मिलेंगे। F1 पीढ़ी के जो भी संतान मिलेंगे वो हमें कैसे मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। जब अब इनके बीच में सेल्फिंग कराया जाएगा, जब इनके बीच में सेल्फिंग कराया जाएगा, यानी स्वपरागन कराया जाएगा, तो जो हमें संतान उत्पन्न होंगे वो कितने होंगे, टॉल और ड्वार्फ। हमने इसका रेशियो भी निकाला था कि टॉल 3 और ड्वार्फ 1, यानी 3:1 की संख्या में, जिसमें कि कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी कि एक जो जीव उत्पन्न होगा वह दोनों प्रभावशाली गुणों के साथ होगा, दूसरा जो जीव उत्पन्न होगा यह 2 की संख्या में होगा और इसमें एक लक्षण अप्रभावशाली होंगे और एक लक्षण प्रभावशाली होगा, यानी प्रभावशाली और अप्रभावशाली दोनों लक्षण खुलकर सामने नहीं आ पाएंगे, वह दोनों मिश्रित रूप से नए जीव का निर्माण करेंगे। और जो तीसरा है, वह तीसरा जो है वह दोनों अप्रभावशाली, यह 1 की संख्या में होगा और दोनों अप्रभावशाली गुणों के साथ जन्म लेगा। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जब कभी कोई भी प्रभावशाली गुण आ रहा हो प्रत्यक्ष रूप से, तब जो उस संतान का जो प्रकार होगा, उस संतान का जो भौतिक लक्षण होगा, वह प्रभावशाली गुण का प्रत्यक्ष रूप से सामने आएगा। यानी कि अगर कैपिटल टी
और स्मॉल टी दोनों साथ में आ रहे हो तो कैपिटल टी यानी प्रभावशाली गुण दिखाने वाला जो एलील है उस गुण का ही संतान उत्पन्न होगा। यानी कि हम देख सकते हैं कि प्रभाविता के नियम के अनुसार जब दो लक्षण वाले जीवों के बीच में हम संकरण कराएंगे तो हमने यह पाया कि जो संतान उत्पन्न होता है उसमें जब अप्रभावशाली गुण आए और प्रभावशाली गुण दोनों आए उसमें केवल जो प्रभावी गुण है केवल उन्हीं के लक्षण सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देंगे। अगला तीसरा था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे हम पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम हम यह भी कह सकते हैं, इसे आपको पहले भी बताया है हमने कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट। क्यों इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट क्यों बोलते हैं? हमने एक क्रॉस जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो उसमें हमने देखा था कि दो तरह के एलील्स आते हैं। पहला है कैपिटल टी प्रकार का और दूसरा है कैपिटल टी स्मॉल टी प्रकार का। यानी कुछ जीव हैं जिनमें दोनों एलील्स बिल्कुल एक जैसे हों। तो जब किसी जीव में दोनों एलील्स एक ही प्रकार के होंगे तो उनके हम कहेंगे होमोजाइगस। होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है एक प्रकार के, ठीक है, समयुग्मजी, इसे हम कहेंगे समयुग्मजी। और दूसरा है जिसमें दो प्रकार यानी प्रभावशाली और अप्रभावशाली दोनों एलील्स उपस्थित हों तो ऐसे को हम कहेंगे हेटेरोजाइगस यानी विषम युग्मजी। विषम युग्मजी यह दो प्रकार के एलील्स होते हैं। तो हम पृथक्करण के नियम में देखेंगे कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स इसको क्यों कहते हैं। तो पहले पृथक्करण के नियम में होता क्या है, तो जब एक पीढ़ी यानी जो पहली पीढ़ी है उसके विषम युग्मनजी पौधों में स्वपरागन कराते हैं। हम सभी जानते हैं कि जब हम कैपिटल टी स्मॉल टी इनके बीच में क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है। फिर उनमें स्वपरागन यानी सेल्फिंग कराते हैं तो क्या होता है कैपिटल टी स्मॉल टी इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें ये तीन प्रकार के संतान उत्पन्न होते हैं। तो जब हम पहली पीढ़ी यानी जब हम F1 के हेटेरोजाइगस विषम युग्मजी एलील्स इनके बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं यानी स्वपरागन कराते हैं तो F2 पीढ़ी के जो सदस्य होते हैं उनमें परस्पर विपरीत लक्षण का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण होता है। यानी निश्चित अनुपात में यानी कि 1:2:1 एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण होता है। यानी हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल टी एक साथ है, कैपिटल टी स्मॉल टी एक साथ है और स्मॉल टी एक साथ है। तो यह हुआ कैसे? आपको याद होगा कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो इस स्टेप के बीच में एक स्टेप आता है गैमेट्स का। यानी हम गैमेट्स को अलग अलग करते हैं। कैसे? जब हम लिखते हैं कि टॉल एंड ड्वार्फ यानी कैपिटल टी स्मॉल टी तो हम गैमेट्स निकालते हैं जिसमें हम इन दोनों जीन्स को दोनों एलील्स को अलग अलग लिखते हैं और दोनों एलील्स अलग अलग स्वतंत्र रूप से आकर नई संतान की उत्पत्ति करता है।
दोनों अलग है, बिल्कुल शुद्ध रूप से है। फिर जब हम F1 जनरेशन के बीच में सेल्फिंग कराते हैं तो पुनः हम युग्मकों को अलग करते हैं, पुनः हम युग्मकों को अलग करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि चाहे प्रभावशाली गुण हो या अप्रभावशाली गुण हो, उन दोनों को हम बिल्कुल अलग करके तब उनके बीच में क्रॉस करा के नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। यह है पृथक्करण का नियम। जब चाहे तो प्रभावशाली या अप्रभावशाली दोनों में से कोई भी लक्षण हो, वह स्वतंत्र रूप से युग्मकों का निर्माण करके दूसरी पीढ़ी के संतान तक की उत्पत्ति करता है। इसीलिए इसे हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, पृथक्करण का नियम। तीसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस लॉ के अंतर्गत बेसिकली हम जो डाई हाइब्रिड क्रॉस करते हैं, यानी दो विपरीत लक्षणों, दो अलग अलग जोड़ों लक्षणों के युग्मों को लेकर जब हम क्रॉस कराते हैं, तो जब हमें संतान दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न होती है, उसमें प्रत्येक गुण एक नए संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण में हमने देखा था कि कितने संतति जन्मे थे, नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितना था, 16। तो क्या डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 संतति बिल्कुल एक ही समान है या दो ही समान है? नहीं, वह 16 की संख्या में है और प्रत्येक संतति अलग अलग गुणों को लेकर है। जैसे कि जब हम दो युग्मों को लेते हैं, लक्षणों के दो युग्म, जैसे लंबाई हमने लिया टॉल और ड्वार्फ, और दूसरा जब हमने लक्षण लिया तो दूसरा लक्षण मैंने लिया वाइट एंड वायलेट। आप देख पा रहे हैं दो युग्म यानी पहला और दूसरा, जब हम एक ऐसा संकरण करा रहे हों जिसमें दो विपरीत युग्म या दो से अधिक विपरीत युग्मों को लेकर जब हम क्रॉस कराएंगे और जो F2 पीढ़ी में जो हमें संतति मिलेगी, यानी कि जो हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, F2 पीढ़ी के जो ऑफस्प्रिंग होंगे, F2 पीढ़ी के जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे, वह सभी प्रत्यक्ष रूप से अलग अलग सभी लक्षणों के साथ नए संतति की उत्पन्न करेंगे, संतति को उत्पन्न करेंगे। जैसे हमने करके भी देखा था डाई हाइब्रिड क्रॉस, एक बार फिर से करते हैं कि दो लक्षण हम लेते हैं, दो युग्म लेते हैं। पहला लक्षण हम लेते हैं उनकी लंबाई, यानी वो लंबे हैं या बौने हैं। ये कॉमन लक्षण है जिनको हम लेकर आराम से क्रॉस करा सकते हैं, इसीलिए इन लक्षणों को हम लेते हैं। दूसरा हमने लिया कि चलो हम देखते हैं कि उस पौधे में पुष्प का जो रंग है, तो पुष्प के रंग दो तरह के हैं, पहला है वाइट और दूसरा है वायलेट यानी बैंगनी। तो इसमें जो युग्मकों का युग्म आएगा वह कैसा आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। यह दो गुणों को लेकर हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कराएंगे। शॉर्ट में करेंगे क्योंकि डिटेल में हमने इसे किया था पिछले वीडियो में, आप एक बार वहां जा कर के उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको दिक्कत नहीं होगी। यह एलील आएगा पहली संतति का यानी F1 जनरेशन का। जब इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो जो संतान हमें उत्पन्न होगी वह कैसी होगी, कैपिटल टी कैपिटल डब्ल्यू। तो जो संतान हमें उत्पन्न हो रही है F1 पीढ़ी में, वह हो रही है टॉल और वाइट। जहां हम देख पा रहे हैं कि यह चारों लक्षण आ रहे हैं,
टॉल भी आ रहा है, ड्वार्फ भी आ रहा है, और वाइट भी आ रहा है, वायलेट भी आ रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लक्षण हैं जो प्रभावशाली हैं और कुछ ऐसे लक्षण हैं जो अप्रभावशाली हैं। यानी कि चारों गुण आ रहे हैं परंतु प्रभावशाली एवं अप्रभावशाली रूप से। अब जब इनके बीच में हम सेल्फिंग कराएंगे, यानी इनके बीच में जब हम स्वपरागण कराएंगे, तब जो हमें संतान उत्पन्न होंगी वह 4 प्रकार की होंगी। पहला, 9 की संख्या में हमें क्या मिलेगा? टॉल, वाइट। 3 की संख्या में हमें कौन मिलेंगे? टॉल, वायलेट। फिर 3 की संख्या में हमें कौन मिलेंगे? ड्वार्फ एंड वाइट, सॉरी, ड्वार्फ एंड वायलेट। और फिर हमें 1 की संख्या में कौन मिलेगा? इनकी संख्या में हमें मिलेंगे ड्वार्फ एंड वाइट, और 1 की संख्या में हमें मिलेगा ड्वार्फ एंड वायलेट। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 9, 3, 3 और 1 यानी 16 संतति मिले हैं, मगर इन 16 संतति में जो प्रकार है वह कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। 9 की संख्या में हमें टॉल एवं वाइट मिले हैं, 3 की संख्या में हमें टॉल और वायलेट मिले हैं, 3 की संख्या में हमें ड्वार्फ एंड वाइट मिले हैं, और फिर 1 की संख्या में हमें ड्वार्फ एंड वायलेट मिला है। यानी जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस करा रहे हैं तो हम यह देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ के अंतर्गत जब किसी भी 2 या 2 से अधिक लक्षण वाले युग्मों में जब हम विपरीत प्रभाव यानी विपरीत लक्षण को लेकर क्रॉस करा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि इसमें प्रत्येक लक्षण पृथक रूप से, पृथक यानी स्वतंत्र रूप से उभर कर आ रहा है। लंबाई भी उभर कर आ रही है और बौनापन भी उभर कर आ रहा है। अगर वाइट फूल उभर कर आ रहा है तो वायलेट भी उभर कर आ रहा है। यानी कि प्रत्येक ये चारों के चारों लक्षण स्वतंत्र रूप से F2 पीढ़ी में उभर करके अलग होकर के आ रहे हैं। तो जो अपव्यूहन का नियम है मेंडल साहब का, उसके अंतर्गत यह आता है। अब आगे हम एक नया टॉपिक आज पढ़ेंगे, इन डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यह भी बहुत आसान है, समझने में आपको और भी आसानी होगी। ठीक है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है अपूर्ण प्रभाविता, यानी कि जब कोई प्रभावशाली गुण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावशाली ना हो और एक नया ही गुण उभर कर सामने आए। वैसे हम जो डोमिनेंस होती है, वैसी जो प्रभाविता होती है, उसे हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। यानी कि जब हम क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के दौरान ऐसा होता है कि F2 जनरेशन, यानी कि जब किसी भी लक्षण का दूसरे लक्षण से हम क्रॉस कराएंगे तो जब पूर्ण रूप से प्रभावशाली ना हो, यानी कि वह अपने आप को पूरे तरीके से प्रभावशाली रूप से प्रदर्शित ना कर पाए, वैसे लक्षण को हम कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। यानी जब दो लक्षणों में संकरण हो तब कोई भी लक्षण
कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावी ना हो, उसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यानी कि हमने दो लक्षणों को लेकर उनके बीच में क्रॉस कराया और क्रॉस कराने के बाद फिर से हमें जो पहली पीढ़ी में संतति मिले उसमें ना तो हम अपना प्रभावशाली लक्षण देख पा रहे हैं, ना ही अप्रभावशाली लक्षण देख पा रहे हैं। यानी दोनों में से कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से प्रभावशाली नहीं है। ऐसे जो क्रॉस होते हैं, ऐसे जो संकरण होते हैं, वह इनकम्प्लीट डोमिनेंस यानी अपूर्ण प्रभाविता के अंतर्गत आता है। कैसे? आपने चरबजिया फूल के बारे में सुना है, यानी कि ऐसा फूल जो 4 बजे ही खिलता है, 4 o'clock फ्लावर, 4 o'clock फ्लावर। इसका जो साइंटिफिक नेम है या बोटानिकल जो नेम है वो है मीराबिस जाल्पा। इस पुष्प में जो संकरण होता है वह संकरण बिल्कुल शुद्ध एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, मीराबिलिस जाल्पा कैसे देखते हैं। मीराबिलिस जाल्पा ठीक है, ये है पुष्प हमारा 4 बजे खिलने वाला। इसमें पुष्प के जो होते हैं वह रंग 2 होते हैं। कौन कौन से? पहला रंग है लाल यानी रेड और दूसरा है वाइट। वाइट का जो एलिल होगा वह स्मॉल r होगा। क्यों? क्योंकि प्रभावशाली लक्षण के जो एलिल्स हैं वो लाल है और कैपिटल R है। इनके बीच में हम जब क्रॉस कराएंगे तो एकदम प्रत्यक्ष रूप से हम देख पाएंगे कि कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। जैसे आइए इनके बीच में क्रॉस कराते हैं। तो पेरेंट 1, जो हमारे पेरेंट 1 है वो है रेड और जो पेरेंट 2 है वो है वाइट। रेड के एलिल्स हैं कैपिटल R और वाइट के एलिल्स है स्मॉल r। अब करवाते हैं इनके बीच में क्रॉस। तो सबसे पहले लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के नियम से जब हम इनके युग्मक को अलग करेंगे तो ये दोनों युग्मक आएंगे सामने, कैपिटल R स्मॉल r। अब जब इनके बीच में हम F1 जेनरेशन निकालते हैं तो इनके बीच क्रॉस कराएंगे तो जो चारों संतान उत्पन्न होंगे कैपिटल R स्मॉल r। अब आप बोलिएगा कि तो मैम हम सभी जीवों को देख पा रहे हैं कि ये चारों जो पुष्प हैं वो चारों पुष्प लाल हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटल R है। तो कैपिटल R तो प्रभावशाली गुण होता है, तो जो जीव उत्पन्न होंगे, जो संततियां उत्पन्न होंगी वह सभी लाल होंगी। लेकिन नहीं, यहाँ यह चीज़ नहीं होती है। यहाँ जितनी भी संततियां हम देख पा रहे हैं वो सभी गुलाबी हैं, ऑल पिंक। क्यों? क्योंकि लाल और सफ़ेद रंग को जब मिश्रित रूप से हम एक साथ मिलाएंगे तो जो रंग हमें मिलेगा वह गुलाबी रंग होगा। यानी ना तो लाल प्रभावशाली हो पा रहा है ना ही सफ़ेद प्रभावशाली हो रहा है, बल्कि दोनों का मिश्रण होकर एक नए प्रकार का पुष्प उत्पन्न हो रहा है। इसे ही हम कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस,
यानी अपूर्ण प्रभाविता। आइए अब हम इसके दूसरी संतति यानी दूसरी पीढ़ी की संततियों को निकालते हैं। तो दूसरे पीढ़ी की संतति में हम इनमें सेल्फिंग करवाएंगे यानी सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। तो सेल्फिंग जब करवाएंगे तो पेरेंट वन भी कैपिटल आर, ना तो लाल ना तो सफ़ेद, यह क्या है, गुलाबी यानी पिंक है। और दूसरी संतति भी पिंक ही है, क्योंकि हम पहली पीढ़ी की संततियों को जनक के रूप में लेते हैं। इनके बीच में जब हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे तो इनके गैमेट्स को हम अलग करेंगे और गैमेट्स को अलग करके दूसरी पीढ़ी यानी F2 जनरेशन की संततियों को निकालेंगे। तो जो दूसरी पीढ़ी की संततियां हैं वह होंगी कैपिटल R, कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल R, स्मॉल r, स्मॉल r, स्मॉल r। बोलिएगा क्या अंतर है मैम मोनोहाइब्रिड क्रॉस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में? कुछ तो खास अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? हमने देखा था ना कि F1 जनरेशन में जो प्रभावशाली गुण आता है वो होता है। तो यह तो ना तो लाल ही है और ना ही सफ़ेद है, यह तो एक अलग गुण पिंक उभर कर आया है। और ठीक जब उनके बीच में हम क्रॉस पॉलिनेशन करा रहे हैं तो जो संतति मिली है वह है लाल। यह जो दोनों है यह दोनों लाल नहीं होकर पिंक है, पिंक। और यह जो तीसरा है यह है वाइट। यानी यहाँ पे जीनोटाइप और फिनोटाइप रेशियो जो मेंडल साहब ने बताया था वह बिल्कुल अलग हो जाता है। कैसे? क्योंकि लाल की संख्या 1 है, गुलाबी की संख्या 2 है और फिर सफ़ेद की संख्या 1 है। यानी कि यहाँ फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों एक समान होंगे, एक ही जैसे होंगे, कोई खास अंतर इनमें नहीं होगा। यानी इनका जो अनुपात है वह 1:2:1, 1:2:1 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि भौतिक लक्षण एक ही संतति के लाल हैं, 2 संततियों के गुलाबी और एक संतति का सफ़ेद है। तो जब हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार की संततियां हैं तो इन तीनों के भौतिक लक्षण के अनुसार इनका जो फिनोटाइपिक रेशियो होगा वह 3:1 से हटकर 1:2:1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ हम देख सकते हैं कि यह जो लक्षण है यह बिल्कुल एक नया ही लक्षण है, जो ना तो पहली जो माता पिता थे, जो जनक थे, ना तो वहाँ उपस्थित था और ना ही यह कहीं अलग हमने इनको डायहाइब्रिड क्रॉस कराया। यह मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट में ही एक लक्षण उभर कर आया और यह एक नया लक्षण बन गया। यानी ना तो पूर्ण प्रभाविता हुई है, यह बिल्कुल पूर्ण रूप से अप्रभावी गुण है। यानी मिराबिलिस जाल्पा का यह इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल से हम लोग आराम से देखकर यह समझ पा रहे हैं कि जो क्रॉस करा रहे हैं उसके रिजल्ट में जो प्रभावशाली और जो अप्रभावशाली लक्षण हैं, दोनों में से कोई भी लक्षण उभर कर नहीं आ रहे हैं और एक नया ही लक्षण उपस्थित होकर आ रहा है। यानी जब ना तो प्रभावी ना तो अप्रभावशाली गुण प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखे बल्कि एक नया ही लक्षण दिखे तो वैसे एग्जाम्पल को या वैसे क्रॉस को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा और जो मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस है जिनको नहीं समझ में आया वो पुराना वीडियो देखिए और आराम से समझिए। आगे की वीडियोस में हम एलील्स के बारे में जानेंगे कि मल्टीपल एलीलिज्म और कोडोमिनेंस क्या होता है। तब तक के लिए इस वीडियो को देखिए, समझिए। धन्यवाद।